दोस्तों ये वीडियो आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिन लोगों ने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर का पोर्शन अपना ऑलरेडी तैयार कर लिया है, उस सिलेबस को फिनिश कर लिया है और अब वो अपनी अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट से, ऐसे कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना फ़ोकस अपने अदर सब्जेक्ट्स पे भी रखिए और कंप्यूटर जो आपने कंप्लीट आप कर चुके हो, आपने किसी भी सोर्स से किया है, आपने कंप्लीट अगर कर लिया है तो फिर आप अपने उसी सिलेबस को दोबारा रिवाइज़ करते रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आप अपने उसी जहाँ से आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है, वहाँ से आप रिवाइज़ करते रहिए। दोस्तों ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन लोगों की अभी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष जो सामान्य जानकारी मांगी है, उसमें अभी उनकी तैयारी आधी अधूरी है। या तो वो कहीं गलत सोर्स से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, इस वजह से अभी वो बीच में अटके हुए हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी लेट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो ये वीडियो उन्हीं सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये वीडियो में मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आपके कई सारे सवालों के जवाब जो मेरे पास पिछले कई दिनों से आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और मैं क्योंकि थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने की वज़ह से आप सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ टाइम पे, आपके फ़ोन्स अटेंड कई बार नहीं हो पाते हैं। मैं काफ़ी लेट नाइट तक आपको कॉल करके आपको फिर रिप्लाई कर पाता हूँ। तो उन सभी क्वेश्चन्स के आपके सबके आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ कि कैसे अभी भी आप प्रिपरेशन अपनी कंप्यूटर की कर सकते हैं, कितना टाइम आपको देना चाहिए और आपने अगर ये प्रिपरेशन कर भी ली है, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल एस्पिरेंट्स में। तो दोस्तों आप जैसा कि थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर ओ लेवल का कितना ज़्यादा महत्व है सहायक लेखाकार की इस रिक्रूटमेंट में। दोस्तों पिछली बार जितने बार भी हमने एग्ज़ाम देखा है, हम देखते आए हैं कि 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अच्छा स्कोर करने के बाद भी कंप्यूटर ओ लेवल का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाते और असिस्टेंट अकाउंटेंट की इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूँ, कैसे अभी इस बचे हुए समय में किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना फ़ोकस को डाइवर्ट ना होने दें, इस चिंता में कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। देखिए एग्ज़ाम तो होना ही है और बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो आप बार-बार इसमें डेट पूछने में या इधर-उधर इतना इतना सर्च करने में, सर्वे करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अपना जितना आपको टाइम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम अब आपके पास है, तो वो सारा टाइम अपना आप सिर्फ़ अपनी तैयारी में लगाइए क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ओ लेवल का साथ में आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं। तो च चलिए फ़िलहाल हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, कुछ क्वेश्चन्स आपके हैं, कुछ एडिशनली मैंने आप इस वीडियो में डाला है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों देखिए यहाँ मैं आपको यहाँ सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जो आपको अब बचा हुआ जितना टाइम है, जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की है या फिर वो किसी ऐसे फ्री सोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी बुक से पढ़ रहे हैं, यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक से पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न का उतना एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ लोग अभी ऑफ़लाइन क्लासेस किसी टीचर से, कंप्यूटर टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जितने ये टॉपिक्स मैंने यहाँ स्लाइड्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? इन सभी टॉपिक्स को आज आप ज़रूर ज़रूर कवर करें, क्योंकि इन टॉपिक्स के बगैर तो देखिए कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। सबसे पहले मैंने इसमें एमएस ऑफ़िस को वेटेज दिया है कि एमएस ऑफ़िस से हर बार अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन तक आराम से इस एग्ज़ाम में एमएस ऑफ़िस से आते हैं। एमएस ऑफ़िस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये तीनों जो इसके पार्ट हैं, सेगमेंट हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। साथ में डीबीएमएस भी अक्सर पूछा जाता है, उससे भी क्वेश्चंस 1-2 बन जाते हैं। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम,
जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लेटेस्ट वर्ज़न या जितने भी रिसेंट वर्ज़न हैं उनके बारे में, लिनक्स, यूनिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आराम से यहाँ से 5-6 क्वेश्चन तक इसमें बन सकते हैं। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। देन स्टोरेज यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेज़ से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉट नेट और एचटीएमएल भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद मल्टीमीडिया से संबंधित कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीपीयू, ईमेल इनसे भी आप 2-2 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं और अदर डिटेल्स के लिए आप मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपको ऑलरेडी दी हुई है जिसमें मैंने इसका वेटेज सब लिखा हुआ है। लेकिन मैं दोबारा आपको एक इस वीडियो में एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि सीक्वेंस वाइज़ की सबसे टॉप प्रायोरिटी में एमएस ऑफिस मैंने रखा है, उसी प्रायोरिटी में मैंने इन टॉपिक्स को रखा है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में। देन उसके बाद फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ आपको करनी है, स्काई कोड आपको करना है, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल आपको करना है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आपको करनी है। देन जितने प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं डिफरेंट लेयर पर, जो कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल्स की डिफरेंट लेयर्स पर, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। फिर टाइप ऑफ कीज़ में आपके पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। फिर नेटवर्किंग और नेटवर्किंग डिवाइसेज़ से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि वायरस एंटीवायरस से पिछले एग्ज़ाम में कुछ नहीं इतना पूछा गया। इसके बाद बूटिंग प्रोसेस, आपको इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉल करना आपको अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इतना भी आपको पता ही होगा कि इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन से संबंधित। देन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो जितने भी यहाँ ब्लैक कलर से मैंने हाइलाइटेड टॉपिक्स लिखे हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए और इन टॉपिक से भी आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तक यहाँ से बन जाते हैं। अगर आपने इतने टॉपिक्स भी अच्छे से कर लिए, तो भी आपका एग्ज़ाम ये कंप्यूटर का ईज़िली निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों कई लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स को जो मैंने लिस्ट पिछले अपनी वीडियो में शेयर की थी कि कंप्यूटर के लिए कौन-कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग अभी क्या कर रहे हैं कि उन्हीं टॉपिक्स को उठा के कहीं ऐसे सोर्सेज़ से पढ़ रहे हैं, जो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं। जिनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस या लेवल ऑफ स्टडी मटेरियल एक एवरेज है, यानी कि ईज़ी लेवल का वो पढ़ाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो बेसिक्स तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन किसी अच्छे से टीचर से आप ज़रूर पढ़ें या अच्छी सी बुक से पढ़ें, जहाँ से अच्छे लेवल का आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट प्रिपेयर आपको करने ही करने हैं। साथ में अब मैंने 3 यहाँ टॉपिक्स आपको लिखे हैं, बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, पाइथन और लिब्रे ऑफिस। देखिए ये जो 3 टॉपिक्स हैं, अगर आप इनमें से बेसिक भी आप इसका कर लेते हैं, तो भी आपके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे या 2-3 आप तब भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप भी प्रोग्रामिंग नहीं सीखना चाहते या नहीं समझ में आती, तो भी आप इसको स्किप ना करें, एटलीस्ट इतना पढ़ लें पाइथन और सी लैंग्वेज को कि इसमें एक बेसिक से क्वेश्चंस आएँ, तो वो क्वेश्चंस आपके बन जाएँ। ठीक है? लिब्रे ऑफिस देखिए पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा कम टाइम में, लेकिन लिब्रे ऑफिस अगर आप देख लें तो अच्छा होगा, नहीं भी देखेंगे तब भी आपने अगर अदर टॉपिक्स इतने किए हुए हैं, तब भी आपका एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए पढ़ने ज़रूरी हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद रिवीज़न भी होना ज़रूरी है दोस्तों। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि क्या स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, तो मैं आपको चलता हूँ लेके अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको एक स्टडी प्लान आपको बता रहा हूँ। ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है किसी डिफरेंट अलग टीचर का या अलग कैंडिडेट का, किसी का अलग अपनी परसेप्शन, हर किसी की अपनी अलग परसेप्शन है, अलग स्ट्रैटेजी, अलग प्लान हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या हो सकता है या होना चाहिए उन सभी लोगों के लिए जिनकी स्टडी या जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्यूटर की आधी अधूरी है या जिन्होंने अभी कुछ ही टॉपिक्स अपने कवर किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपने अभी तक भी कोई फिक्स सोर्स अभी नहीं डिसाइड किया है, आज आप किसी स्टडी चैनल से पढ़ रहे हैं, कल आपने किसी बुक से पढ़ा, देन परसों आपने कोई और यूट्यूब से क्लास देख ली, तो इस तरह से सब मिक्स अप होता जाएगा।
और मिक्स अप होने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं आप, और जब आप रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको रिवीजन के लिए भी आपको एक जगह कुछ आपको नहीं मिलेगा कि आप कहाँ से आपने क्या पढ़ा था और कैसे रिवाइज करें। तो सबसे पहले आप फिक्स करें आपकी सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। किसी आपसे बेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं या किसी बेस्ट यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये फिक्स करें। देन उसके बाद आप डेली का एक टाइम सेट करें कि आपको पर डेली आपको पर बाकी बचे हुए जितने 20, 25, 30 दिन जितने दिन एग्ज़ाम में हैं, आपको डेली कितना पढ़ना है इसके लिए। तो मेरा ये सजेशन रहता है जितने भी अभी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए कि अगर आप कंप्यूटर क्वालीफाई कर लेते हैं तो 90% चांसेस आपके बन जाते हैं। तो आप अपना पर डे का 50 से 60% टाइम, यानी कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 10 घंटे में से आप 5 से 6 घंटा कम से कम आप कंप्यूटर को ही दें, और वो भी एग्ज़ाम की डेट तक कंटिन्यू। भले ही आपकी तैयारी अगर आज की डेट में आपकी तैयारी 100% भी है, या सपोज़ अभी आप स्टडी आपकी आधी है और 15 तारीख तक आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कंप्यूटर को बिल्कुल मत वीक छोड़िए, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस इतना बड़ा भी है और ये रिवीज़न भी बहुत माँगता है, कि आपको इसका कंटिन्यू रिवीज़न करना ही करना है। ठीक है? और दोस्तों, इसकी मेरिट या कट ऑफ के बारे में अभी बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोज़ कीजिए आपने कट ऑफ के लिए इतनी मेहनत करके आपने सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लिया, 120 कर लिया, लेकिन वहाँ आपका चल जाएगा कि आप 120 की जगह 110 लाएँगे तो भी चलेगा, 110 की जगह 100 भी लाएँगे तब भी उम्मीद है। 100 की जगह 90 लाएँगे तब भी आप रेस में बने रहेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में 25 ना आके सिर्फ़ 24 नंबर आएँगे या 24.5 भी आएगा, तब भी आपकी वो उम्मीद टूट जाएगी। तो दोस्तों, अपनी उम्मीद को ना टूटने दें। आप कंप्यूटर ज़रूर क्वालीफ़ाई करें जिससे कि आप रेस में बने रहें। तो दोस्तों, इसके लिए क्या स्टडी प्लान है? देखिए, जिन लोगों ने अभी तक कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं, ये 25 दिन का प्लान उनके लिए है जिन लोगों ने अभी कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं। तो वो डेली एक टारगेट सेट करें सबसे पहले कि मुझे इस सोर्स से पढ़ना है, ठीक है? ये टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और आपको इस सोर्स से पढ़ना है, इस चैनल से पढ़ना है, और डेली अगले 15 दिन का, आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है, 5 फरवरी। आप अगले 15 दिन का यानी 20 फरवरी तक का एक टाइम सेट कीजिए कि 20 फरवरी तक डेली 6 घंटे आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको किसी दिन बिज़ी हो, किसी दिन आप 4 घंटे ही पढ़ पाएँ या 3 घंटे, तो नेक्स्ट डे आप 6 की जगह 2 घंटे पढ़िए। यानी कि आपको अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी, एक बार को आप उसमें अपना समय कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में समय आपको कम नहीं करना है। कंप्यूटर के लिए आप 6 घंटे डेली देना शुरू करें, अगर आप नहीं भी दे रहे हैं, तो आज से ही देना शुरू करें। और अगले 15 दिन तक ये तैयारी करें, और 15 दिन का एक टारगेट सेट करें कि मैं जो भी किसी का बैच लेता हूँ या लिया हुआ मैंने, वो मुझे 20 तारीख तक हर हाल में ख़त्म करना है। उसके लिए चाहे मुझे रात को 12 बजे तक ये क्लासेस डेली ख़त्म करनी हो या रात को मुझे 2 बजे तक पढ़ना हो। तो डेली का आप टाइम सेट करें, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ आप क्लासेस के हिसाब से देखते रहेंगे, एक ही क्लासेस को रिपीट डेली करते रहेंगे, तो आपका ये कोर्स 1 महीने में भी खत्म नहीं हो पाएगा, सिंगल टाइम भी। देन 20 तारीख के बाद जब आपका ये कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले 5 दिन का टारगेट सेट करें कि अगले 5 दिन में जो आपने 15 दिन में पढ़ा है, उसको क्विकली रिवाइज़ करने के लिए आप क्विकली उसको रिवाइज़ करें अगले 5 दिन में। देन आप 25 तारीख तक आप ऐसे पहुँच जाते हैं। देन 25 तारीख के बाद फिर दोबारा 5 दिन में एक बार और इसको रिवाइज़ करें पूरे कोर्स को। यानी कि आपका 3 बार एक कोर्स आपका 3 बार ये तब तक हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये आपका 25 दिन का प्लान है जिसमें कि पहले 15 दिन, देन 5 दिन, देन 5 दिन। यानी कि 25 दिन में आपका ये कोर्स कंप्यूटर का पूरा किसी एक सोर्स से आप उसको 3 बार रिवाइज़ कर चुके होंगे। जिसके बाद आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, 3 बार आपने पढ़ लिया है। और ऐसे ना करें कि आपने आज सपोज़ करो ऑपरेटिंग सिस्टम या वैसा ही मॉडल पढ़ने के लिए बैठे, और आपको कहीं उसमें थोड़ा-सा भी लग रहा है कि पढ़ने के बाद कि इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको दोबारा आज देखूँ। या आपको बार-बार उसी को, तो उसको बार-बार रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीट तो हमें दोबारा करना ही है नेक्स्ट क्लास में। जब हम रिवाइज़ करेंगे पूरा सिलेबस तब तो हम करेंगे। तो आगे बढ़ते चलें, कहीं पे आप रुके ना अपने सिलेबस में, क्योंकि आपने 15 दिन का सेट किया है टाइम और 15 दिन में आपको खत्म करना है। ठीक है?
और दोस्तों फिर ये 15 दिन का प्लान उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ़ एक बार पढ़ा है कोर्स या फिर उन्होंने आधा-अधूरा पढ़ा है और अभी वो कॉन्फिडेंस में नहीं है कि उन्होंने कितना पढ़ लिया है और बहुत सारी चीज़ें वो भी भूल भी रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कितना पढ़ लिया है और वो कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि अगले 10 दिन, आज 5 फरवरी है, अगले 10 दिन यानी 15 फरवरी तक डेली 6 घंटे का टाइम दें और फर्स्ट रिवीजन अपना लगाएँ 10 दिन में। थोड़ा ईज़िली आप कर सकते हैं, जितना आपने पूरा सभी टॉपिक पढ़े हैं, जिस भी सोर्स से पढ़े हैं, वहाँ से उसी सिलेबस को अगले 10 दिन में टाइम सेट करके आप पूरा रिवाइज़ करें। उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद आप अगेन 5 दिन का एक टाइम सेट करें और उन 5 दिन में इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करें। तो दोस्तों इस तरह से आपका भी ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा। दोस्तों लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती कि आपने किसी एक सोर्स से पढ़ लिया एंड देन इट इज़ सफिशिएंट टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम। देन आपको क्या करना है इसके बाद जब आप ये कर लेते हो, क्योंकि जिनका 25 दिन जिन लोगों ने ये स्टडी प्लान बनाया है, उनके पास हो सकता है आगे टाइम बचे या हो सकता है आगे उतना टाइम ना बचे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम एक सोर्स और आप सेलेक्ट करें। अगले इसको करने के बाद जो ये प्लान मैंने आपको बताया, इसको करने के बाद एक और सोर्स कोई भी आप डिसाइड करें, चाहे वो आपका पेड क्लासेस हो सकती है, मिनी सचिन सर की या अरोड़ा एजुकेटर आपने नहीं लिया तो उनकी, या फ्री कंटेंट भी आप कहीं से भी देख सकते हो। धीरेन्द्र सर से, एग्ज़ामपुर से या कॉमेट वर्ल्ड एक और चैनल हैं, जो कुछ टॉपिक्स इसमें उन्होंने पढ़ाए हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो कई चैनल हैं जहाँ फ्री क्लासेस से भी आप कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं न कहीं आपको ये कंटेंट आपको और बढ़ाना होगा। कोई भी एक चैनल ऐसा सफिशिएंट नहीं है जो अगर पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का आ जाए, तो आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई करा सके। तो दोस्तों मैं यहाँ ना तो किसी और चैनल की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ना किसी चैनल की मैं यहाँ पे अवहेलना या क्या कहेंगे कि मैं बुराई कर रहा हूँ उसकी। सब चैनल अच्छे हैं, सब टीचर्स अच्छे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हो। लेकिन जिन टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है, मैं उनको अच्छा ही बोलूँगा। देन इसके बाद मैं आपको एक और एडवाइस करूँगा कि एमएस ऑफिस को आप कम से कम 3 से 4 अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ लीजिए। जैसे कि आपने अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ा है, देन उसके बाद अरोड़ा एजुकेटर के बाद आप मिनी सचिन सर का अगर आप ले सकते हैं, ज़्यादा महँगा नहीं है तो उनसे कर लीजिए, या फ्री क्लासेस जहाँ एमएस ऑफिस तो बहुत यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, लेटेस्ट वर्ज़न जो भी इसका है उसको भी आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये स्टडी प्लान है कंप्यूटर का जो आप अगले 20, 25, 30 दिन में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं अब आपको बताऊँगा कि बेस्ट सोर्स क्या-क्या हैं, कहाँ से आप ये सारा जो प्लान है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। तो दोस्तों ये बेस्ट सोर्स हैं जो कि कंप्यूटर ओ लेवल के लिए हैं। एक तो अरोरा एजुकेटर हैं यूट्यूब पे, जो कि काफ़ी फ़ेमस हैं आजकल यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए, और मैं इनको इसलिए भी अच्छा समझता हूँ कि इन्हें एक्सपीरियंस है पिछले एग्ज़ाम होने के बाद से कि किस तरह का यूपीपीसीएल अपना एग्ज़ाम पैटर्न रखता है। इन्होंने स्टडी किया हुआ है और पिछली बार से इन्होंने कंटेंट अपना और अच्छा बढ़ा दिया है। ठीक है? पिछली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ाया था। तब इनका कंटेंट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज की डेट में बात करें तो इन्होंने अपना कंटेंट उसी हिसाब से पिछले एग्ज़ाम्स को देखते हुए अपने कंटेंट में थोड़ा चेंज किया है, तो आप इनका बैच ले सकते हैं। साथ में मिनी सचिन आईसी अकेडमी के हैं जो, ये कानपुर से हैं और इनका पेड बैच आप ले सकते हैं, और अच्छी बात इनकी ये है कि इनका कॉस्ट इफेक्टिव बैच है, ज़्यादा महँगा नहीं है, और क्योंकि ये डोएक ओ लेवल के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। साथ में इन्होंने बैकलॉग एग्ज़ाम यूपीपीसीएल के लिए भी बैच बनाया था, तो इनको प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न का पूरा एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से इन्होंने अपने क्लासेस में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इनका कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं सजेस्ट आपको अरोड़ा एजुकेटर, मिनी सचिन के लिए तो कहूँगा ही, लेकिन अगर आप इनका इनमें से ऑलरेडी एक ले चुके हैं या किसी का आप नहीं लेना चाहते किसी वजह से, तो फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे आप ढूँढेंगे, एक-एक करके तो हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है,
तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएँगी और एजुकेटर और मिनी सेशन से। बाकी आप चाहे तो सानी सर का भी कोर्स ले सकते हैं। धीरेन्द्र सर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं, एग्ज़ामपुर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं और वेरियस बुक्स हैं, लेकिन अभी इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप बुक से अपना नोट्स बना पाओ या इतना पढ़ सको। तो दोस्तों बेस्ट सोर्स यही है, जो अभी अवेलेबल हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। देन आगे चलते हैं और दोस्तों कुछ यहाँ पे आपके क्वेश्चन्स भी थे कि अगर इतना टाइम हम सिर्फ कंप्यूटर को देते हैं, तो अन्य सब्जेक्ट को साथ में कितना टाइम दें और कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि आप डेली के 6 घंटे अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट को कैसे करेंगे? तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए कंप्यूटर को तो देखिए आपको इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर आपका नहीं तो आपने 10 घंटे अगर अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए तब भी वो वेस्ट है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप 10 घंटे आप दे रहे हैं डेली तो 10 में से 6 घंटे आप अगर यहाँ दे लेंगे तो कंप्यूटर में कुछ गलत नहीं है। साथ में 4 घंटे या 5 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी 4 घंटे अभी आप सिर्फ़ कॉमर्स पार्ट पर फ़ोकस करें जो कि स्पेशली जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन से पहले कॉमर्स नहीं रहा है या जिन्होंने बीकॉम किए हुए जिनको कई साल हो गए हैं, जैसे कि 2014, 15 या 16 में जिन्होंने बीकॉम किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अभी टच में नहीं होंगे वो लोग। तो साथ में वो अपना कॉमर्स को साथ में तैयारी करें, ठीक है? बाकी आपका हिंदी, इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि ये अगर आपका एवरेज है या आपने अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी की है, तब आपको इसको अभी अगर नहीं भी करते, आप अगर एडमिट कार्ड आने के बाद भी हिंदी, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तब भी आप सफिशिएंट उतना स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? और एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा अगर आप 1 महीने के लिए क्योंकि देखिए आपके पास सिर्फ़ 1 महीना है, आपको पूरे साल तो आपको पढ़ना नहीं है कि आपका आईबीपीएस का, एसएससी का या सीजीएल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है पूरे साल। तो 1 महीने के लिए अपनी नींद को थोड़ा-सा कम कर दीजिए, जहाँ आप 8 घंटे सोते हैं, वहाँ 5 घंटा आप सोना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपको ही निकालना है। जितना टाइम आप अभी निकाल लेंगे 1 महीने में, उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो अभी आप 6 घंटे 5 से 6 घंटे कंप्यूटर को दीजिए, 3 घंटे आप अपना कॉमर्स को दीजिए और अगर आप इससे ज़्यादा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं अपने करियर के लिए, तो आप 1-1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को देना स्टार्ट करें। ठीक है? और दोस्तों फिर कुछ क्वेश्चन्स ये भी थे कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से दें और क्या देना ज़रूरी है? तो दोस्तों इसके लिए भी मैं सबको यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट का रिक्वायरमेंट या इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ हमारे पास टाइम कम हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ज़्यादा हों। जैसे कि हम एसएससी में, आईबीपीएस में हम देखते हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और टाइम बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है पूरे सिलेबस को और अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, तो कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जो आप अगर अच्छे से कर लेंगे, तो आपको ईज़िली वहाँ आप सही आंसर कर पाएँगे। तो मॉक टेस्ट में सपोज़ आपने एक मॉक टेस्ट आज लगाया, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे। देन आप उसमें एक-एक क्वेश्चन्स को फिर देखेंगे तो इस आपके 3 से 4 घंटे एक मॉक टेस्ट में निकल जाएँगे। 3 घंटे तो आपका मॉक टेस्ट ही होगा अगर आप पूरा मॉक टेस्ट लगाएँगे तो। तो 4 से 5 घंटे आपके निकल जाएँगे। तो 4 से 5 घंटे में जबकि आप कई टॉपिक्स को आप पूरा कवर कर सकते हैं। और अभी उतना टाइम है भी नहीं कि आप अब मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है दोस्तों? अब कुछ लोगों का ये भी था कि सर पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया मैंने, पढ़ भी लिया है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं हो। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए लगता है कि जब तक हमारा अ, सिलेबस हमने पूरा अच्छे से रिवाइज़ ना किया हो, जब तक वो हमारे ज़हन में ना बैठ जाए, तब तक हमें उसका रिवीज़न अच्छे से करते रहना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि हमारे ऊपर एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमें ऐसा लगता ही रहता है कि हमने पढ़ पूछ लिया है, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो दोस्तों ऐसी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं, तो हमें अगर हमने अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, तो
जैसे ही हम एग्ज़ाम में वहाँ बैठते हैं, वहाँ अलग एनवायरनमेंट होता है, एक माइंड वहाँ पे इतना एक्टिव हो जाता है कि आपको चीज़ें वन बाय वन आपको याद आने लगती हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा कि आप घर कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं या घर कुछ करने बैठते हैं, तो उस टाइम में उतना जल्दी नहीं कर पाते, जबकि एग्ज़ाम में बैठ के आप उसको जल्दी कर पाते हैं। तो दोस्तों यही था कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा एग्ज़ाम में, जब आप रिवीज़न अच्छे से करेंगे। जितना अच्छा आपका रिवीज़न होगा, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा एग्ज़ाम में। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में? तैयारी आपकी पूरी हो गई, आपने कंप्यूटर के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है? और साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी अच्छे पढ़े हैं। क्या आपका टारगेट सेफ स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ या मेरिट में आने के लिए? और किस तरह से वहाँ प्रश्न पत्र को हल करें, परीक्षा में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए आप कहेंगे तो मैं एक न्यू वीडियो एक लेके आऊँगा, जो बहुत मैटर करती है आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए कि क्या वहाँ 3 घंटे में आपको कैसे एग्ज़ाम सॉल्व करना है? क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है? क्या स्किप करना है, क्या अटेम्प्ट करना है? तो दोस्तों ये आज की वीडियो मुझे भी लगता है कि ये थोड़ी-सी लेट है, लेकिन क्योंकि कई दिन से मेरे पास काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही थी और उनका यही क्वेश्चन्स था कि सर कंप्यूटर मेरा नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है और मेरा कंप्यूटर अभी 30% हुआ है, 40% ही हुआ है, रिवीज़न तो छोड़ ही दीजिए आप अभी। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए क्योंकि मैं कॉल्स अभी नहीं अटेंड कर पाता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी फैमिली में हैं और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और मुझे आप लोगों से आपके अच्छे-अच्छे कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। मैं एनकरेज होता हूँ कि आपकी और हेल्प कर सकूँ और आप लोगों को भी आगे अपनी तरह आगे बढ़ा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ आप कमेंट में अच्छे कमेंट आप दे सकते हैं, साथ में लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिससे कि उसको भी उन लोगों को भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और कुछ और जानने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा फ़ोन नंबर भी काफ़ी लोगों के पास है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।